ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी अपनी मस्त वाली ज़िंदगी जी रही होती है। क्या अमीरों वाली उसकी लाइफ थी वो हमें बताती है कि असल में रियल वर्ल्ड में वो ओवरवर्क करते करते बेहोश हो गई थी और इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो गई थी। और इस दुनिया की कहानी ये है कि इस दुनिया की जो फीमेल लीड है वो असल में फौजी नाम के एक बंदे से प्यार करती है, जो कि उससे प्यार करने की एक्टिंग करता था। उससे कई साल डेट किया एंड एट द एंड वो अपने फर्स्ट लव को लेकर के आ गया। इसके बाद जो फीमेल लीड थी वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थी और वो खुद को ख़त्म कर लेती है क्योंकि फौजी ने उसे धोखा दिया था। और उसी समय जो रियल एनी थी वो उसकी बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गई थी। तो कहानी यहाँ पर वापस से शुरू होती है। तो जैसे ही फौजी अपने फर्स्ट लव लिली को लेके आता है, एनी से वो कहता है कि ठीक है, ये लो पैसे और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमसे साइन कर रहा हूँ। 1 साल बाद तुम ये रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती हो। अब एनी को तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पैसे चाहिए थे क्योंकि प्यार से तो ज़िंदगी चलती नहीं है और ना ही यहाँ पर जो प्यार फौजी एनी से कर रहा था। एनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है और फौजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। और उस कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद उसे बस 1 साल फौजी के साथ निकालना था। उस दिन से वो फौजी को सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस की तरह ट्रीट किया करती थी। फौजी को तो यही लगता था कि एनी उसे इतना प्यार करती है कि वो किसी हालत में उसे छोड़ के नहीं जाने वाली है। फॉर ग्रांटेड उसने उसे समझ के रखा था। यहाँ पर जो एनी थी वो अमीरों की ज़िंदगी जी रही होती है अनटिल 1 साल होने के 11 दिन पहले फौजी अपनी फर्स्ट लव लिली को लेकर के आ जाता है। अब एनी कहती है फाइनली फौजी के साथ जॉब कंप्लीट होने का दिन आ गया है। उसने ये सोचा था कि लिली जब आई है तो शायद फौजी उसे 10-11 दिन पहले ही जाने देगा। तो फौजी जब लिली को यहाँ पर लेकर के आता है, उसने एक्सपेक्ट किया था कि एनी जेलस होगी, सैड होगी, ड्रामा क्रिएट करेगी, लेकिन उल्टे यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। खुशी से उन दोनों का वेलकम करती है और लिली को कहती है अच्छा हुआ बहन जो तुम आ गए, फाइनली मेरा जॉब यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा। फौजी शौक होकर उसे देख रहा था कि ये लड़की कर क्या रही है। उसे तो सैड होना चाहिए, उसे जेलस होना चाहिए। वो पिछले 4-5 सालों से उससे प्यार कर रही है और मैं अपनी फर्स्ट लव को लेकर के आया हूँ घर पे रहने के लिए और फिर भी वो यहाँ पर खुश हो रही है। लिली कहती है देखो तुम गलत मत समझना, मैं अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करके आई हूँ, इस शहर में मेरा कोई नहीं है, दैट्स वाई फौजी मेरा हेल्प कर रहा है। एनी कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रही हूँ, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा ही घर है, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो और थोड़ी देर बाद वापस से आकर के मैं तुम्हारा सारा अरेंजमेंट्स वगैरह यहाँ पर कर दूँगी। अब फौजी सोचने लगता है कि एनी यहाँ पर क्या नया ड्रामा कर रही है। उसे तो सैड होना चाहिए और लिली को घर से निकालना चाहिए और लिली सोच रही होती है कि ये लड़की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, इसे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। फौजी को वो वापस पाना चाहती थी। 5 साल पहले करीब वो खुद ही उसे छोड़ करके जा चुकी थी। तब फौजी ने एनी को कन्फेस किया था। एनी अपने मिलने वाले पैसे को याद करके काफ़ी खुश हो रही थी कि फाइनली अब वो अमीर होने वाली है और वो कौन कौन से कंट्री घूमने के लिए जाएगी। उस समय वो अपने कमरे में थी, तभी उसके कमरे के बालकनी वाले एरिया से कोई अंदर एंटर करता है और डरते डरते जाकर के देखती है कौन है, तो एक इंजर्ड इंसान वहाँ पर आया हुआ था। अब वो एनी को धमकी देता है कि अगर एनी चिल्लाई या किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगा। वह इस कहानी का मेन लीड टियान है, जिस पर कि गुंडों ने अटैक किया था और टियान खुद को बचाते हुए यहाँ पर आया हुआ था। एनी जब देखती है कि वो इंजर्ड है तो उसे कहती है डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। वैसे भी तुम हीरो हो या विलन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने तुम इंजर्ड हो तो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड करूँगी ही। जब ध्यान को बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा था क्योंकि उसे नाइफ लगा था पेट में, तो फिर वो यहाँ पर एनी से हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है। एनी उसका फर्स्ट ऐड करती है। वहीं दूसरी तरफ फौजी को एनी के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लिली के साथ अभी अभी ही बाहर आया था। फौजी को लगता है कि एनी के कमरे में कोई लड़का क्या कर रहा है, उसे देखने के लिए जाने लगता है। एनी तो यहाँ पर मस्त तियान के ऐप्स के मज़े ले रही थी। पोस्ट ऐड करने के बाद तियान उस पर गुस्सा करने लगता है। फौजी उसे देखने के लिए आ रहा था, तब तक तियान वहाँ पर छुप जाता है। एनी बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करती है। फौजी उसे कहता है कि मेड कह रही थी कि तुमने खाना वाना नहीं खाया और तुम्हारे कमरे से लड़के की आवाज़ क्यों आ रही है। एनी उसे कहती है कि मैं वीडियो प्ले कर रही थी और खाना खाने का मेरा मूड नहीं था। फौजी को ऐसा लगता है कि वो सैड है, वो बस सामने से दिखा रही है कि वो नॉर्मल है। वो उसे कहता है कि ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि लिली मेरी फर्स्ट लव है।
एनी कहती है हाँ हाँ मुझे भी इसी बारे में बात करना था। अब देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मैं लिली के सब्स्टिट्यूट का रोल प्ले करूँगी। अब जब लिली यहाँ पर आ गई है तो तुम 10 दिन पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मुझे पैसे वापस करो। फौजी कहता है नहीं, 1 साल मतलब 1 साल। अब 1 साल ख़त्म होने के बाद ही तुम ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा सकती हो और तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। एनी सोचती है कहाँ फंस गई यार, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या लिटरली मुझे और शॉर्ट ड्रामास की हीरोइन की तरह 10 दिन और टॉर्चर झेलना पड़ेगा। बट फिर वो फौजी को कुछ कहती नहीं है, वो कमरे से बाहर निकल जाता है लिली को परेशान ना करने के लिए वार्न करके। उसके जाते ही ध्यान कमरे के अंदर से आता है। अब एनी ने उसकी जान बचाई थी, वो यहाँ पर उसे थैंक्स बोलने वाला था। थैंक्स में वो उसे पैसे वैसे दे रहा था। एनी की नज़र ध्यान के रिंग पर पड़ती है, उसे वो रिंग काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसे देखने का कोशिश करती है लेकिन गलती से स्लिप करके ध्यान के ऊपर गिर जाती है और वो रिंग गलती से एनी के फिंगर में निकल के चले जाता है। कैसे नहीं पता, वो दोनों यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। ध्यान अपने रिंग को ढूंढता है, उसका रिंग कहाँ गया। वो देखता है कि एनी के हाथों में वो रिंग पहुँच चुका है। एनी से वो रिंग उसका वापस मांगता है क्योंकि वो रिंग उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब एनी वो रिंग निकालने का कोशिश कर रही थी लेकिन चाहे जो भी हो जाए वो रिंग निकल नहीं रहा था। ध्यान भी बहुत कोशिश करता है बट रिंग नहीं निकलता है। उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है। ग्रैंडफादर का कहना था कि ये रिंग हमारी खानदानी रिंग है और यहाँ पर अगर वो किसी लड़के के हाथ में जाती है और उस लड़की के हाथ से वो रिंग नहीं निकलती है तो इसका मतलब कि यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारी होने वाली वाइफ है। अब ये रिंग कैसे निकलेगा वो तो हमें स्टोरी में आगे पता चलने वाला है। लेकिन जब ध्यान को अपने ग्रैंडफादर की ये बात ध्यान आती है तो वो एनी को कहता है इस रिंग को संभाल के रखना, ये रिंग किसी हालत में खोना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, मेरा नाम याद रखना ध्यान, मैं तुमसे ये रिंग लेने के लिए वापस जल्दी ही आऊँगा। एनी सोचती है कि ये क्या लोचा में फंस रही है यार। ध्यान वहाँ से चले जाता है। बाहर उसका सेक्रेटरी उसका वेट कर रहा था। ध्यान पर किसी अपने ने ही अटैक करवाया था, एनी ने उसकी जान बचाई थी और एनी के बारे में पता करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। एनी सोच रही थी कि ध्यान कोई नया कैरेक्टर है, कहीं वो कोई दूसरा लीड तो नहीं है। अगले दिन वो अपने डांस वीडियोस बना रही थी फ़नी फ़नी वाले, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। उसे नहीं पता था कि एनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। आते ही वो एनी को कहने लगती है तुम्हें अपनी औकात संभालनी चाहिए और तुम्हें फौजी को छोड़ करके चले जाना चाहिए। एनी कहती है बहन मानना पड़ेगा, तुम तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर लेने भी नहीं वाली, मैं तो बस फौजी को बॉस की तरह ट्रीट करती हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं वैसे भी यहाँ से जाने वाली हूँ। लेकिन लिली एनी को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती है। इधर फौजी आ रहा था, लिली खुद को थप्पड़ मार लेती है और ब्लेम एनी पर लगाती है। एनी कहती है क्या घटिया चीज़ें वर्क करती हो यार तुम, मतलब मानना पड़ेगा ये शॉर्ट ड्रामा वाले ना सेम ही ट्रिक हमें से अप्लाई करते हैं। फौजी यहाँ पर आता है और वह एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वह लिली को क्यों हर्ट कर रही है। एनी उसे कहती है मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, सबूत देखना चाहोगे कि मैंने लिली को सच में मारा है या नहीं। और जानबूझ करके लिली को सामने से थप्पड़ मार देती है और कहती है हाँ अब अगर ब्लेम लगाओगे तो शायद मुझे अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब वो वीडियो प्ले करती है तो असल में बीच में एनी खड़ी थी और वो इस एंगल से रिकॉर्ड हुआ था कि उसमें ये नहीं दिख रहा था कि लिली ने थप्पड़ खुद को मारा है या एनी ने। अब एनी के पास मेलोड्रामा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो फौजी से कहती है क्या हमारा प्यार का रिश्ता इतना कमज़ोर था, हम दोनों ने 4 साल डेट किया और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैंने सच में गलती की है, तुम बहुत बुरे हो यार। इमोशनल ड्रामा करके वो अपने कमरे में चली जाती है। अब एनी की एक्टिंग देख करके लिली सोचती है ये लड़की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती है। और फौजी को तो लगने लगा था कि शायद वो एनी को सच में गलत समझ रहा है। वह लिली से पूछता है ये कि सच सच बताओ कि एनी ने सच में तुम्हें थप्पड़ मारा है। लिली कहती है क्या तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, मैं तो तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ ना, पहले तो तुम हमेशा ही मुझे सपोर्ट करते थे चाहे मैं सही हूँ या गलत, क्या तुम्हें सच में एनी से प्यार हो गया है। फौजी कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि नहीं मुझे एनी से प्यार नहीं हुआ है, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। फाइनली अब तुम मेरी लाइफ में आ गई हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कह के वहाँ से चले तो जाता है लेकिन लिली को कन्फर्मेशन नहीं था, उसे दिख रहा था फौजी की नज़रों में अब एनी के ही थॉट्स चल रहे हैं। वो एनी से मिलने के लिए सोच रहा था। इधर एनी अब अपने पैसे लेकर के यहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी। घर की जो मेड थी वो एनी के डिसीजन को सपोर्ट कर रही थी कि वही सही रहेगा। तभी फौजी एनी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें लिली को बेवजह परेशान करने का ज़रूरत नहीं है।
एनी उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने उसे परेशान नहीं किया है। आई नो तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। फूजी एनी को अपने साथ एक पार्टी में लेके चलने के लिए कहता है। वो लिली को लेके जाने के लिए कहती है तो फूजी उसे कहता है कि वो फेमस वायलिन प्लेयर है और उसे वहाँ पर अलग से इन्विटेशन मिला है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं दूसरी तरफ दियान को एनी के बारे में पता चलता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पता चलता है। अब वो एनी को लेकर के थोड़ा क्यूरियस होने लगा था। उसे बस पार्टी का इन्विटेशन मिला था, वैसे तो ऐसे छोटे पार्टीज में जाया नहीं करता था, लेकिन उसे पता था कि एनी वहाँ पर आने वाली है। दैट्स वाई वो उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सारे लिली का काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। वो जितनी प्रिटी है उतनी ही टैलेंटेड भी है। तभी फौजी एनी को वहाँ लेकर के आता है। जो कुछ लड़कियाँ थीं लिली के दोस्त हुआ करती थी, वो लोग यहाँ पर एनी का इंसल्ट करते हुए कहती है प्रिटी है तो क्या हुआ, औकात तो मिस्ट्रेस की ही है ना। अब रियल वाइफ जब वापस लौट आई है तो एनी का क्या होगा। लिली एनी का ड्रेस खराब करने का कोशिश करती है तो एनी वाइन का ग्लास उसी की तरफ मोड़ देती है और कहती है ओह तुम्हारा तो ड्रेस खराब हो गया। फौजी यहाँ पर एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो क्या बकवास कर रही है और लिली को परेशान करना बंद करें। एनी को तो पता ही था कि चाहे वो कुछ भी कह ले फौजी उसकी बात का भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि उसकी नज़रें तो लिली से हटती ही नहीं है और वो दोनों मेन कपल है यहाँ पर। इसी वजह से अब एनी जल्दी यहाँ से निकलने का प्लान कर रही थी। तभी वहाँ पर तियान को जानने वाला एक बंदा आता है। एनी के हाथ में वो रिंग देख के कहने लगता है अरे ये तो तियान के फैमिली का फैमिली हेयरलूम है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तुमने इस रिंग के बारे में सुना है ना कि जिस भी लड़की के हाथ में होता है वही उन फैमिली की रियल वाइफ होने वाली होती है। एनी कहती है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं सुना है। अगर ये सच है तो फिर ये मेरे हाथ से क्यों नहीं निकल रहा है। क्या कहानी मुझे तियान की किस्मत के साथ जोड़ रही है। क्या वो कहानी का एक हिडन प्लॉट है जो कि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन लिली एनी का इंसल्ट करते हुए कहती है नहीं नहीं इसका ध्यान से कनेक्शन कैसे हो सकता है, ये तो ऑर्फन है, इसका तो कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। एनी का इंसल्ट करने का वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। एनी यहाँ पर उसे कहती है बट स्टिल मैं तुमसे बेटर हूँ, कम से कम गिरगिट की तरह रंग तो नहीं बदलती हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। फौजी एनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लिली का इंसल्ट नहीं करे। लिली की कुछ चमचियाँ यहाँ पर एक दूसरी गर्ल को बुलाती है जो कि तियान की रूमर्ड फियांसे थी। वो यहाँ पर एनी के हाथ में रिंग देख के सोच रही थी कि कहीं सही में वो उनके फैमिली हेयरलूम वाला जो ये रिंग से रिलेटेड रूमर्स था वो सच तो नहीं है। उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन लिली कहती नहीं एनी ने ज़रूर ये रिंग चोरी किया होगा अगर ये सच में तियान की फैमिली का फैमिली हेयरलूम है तो, क्योंकि उसका उससे कनेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पर एनी उन्हें कैसे प्रूव करे कि असल में ये रिंग उसने चोरी नहीं किया है। और ऊपर से तियान की फियोन से काफ़ी जेलस थी, वो एनी के हाथ से रिंग निकालने का कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती है। मुझे यहाँ पर उसका कोई मदद नहीं कर रहा था। वो जो गर्ल थी वो यहाँ पर एनी का फिंगर पे कट करने का अब कोशिश करती है। ये रिंग निकालने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन से कैसे निकले। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी पार्टी में तियान आता है और वो सबको कहता है ये रिंग उसने खुद एनी को दिया है। एनी तियान के पास चली जाती है और कहती है देखा मैंने कहा था ना कि मैंने ये रिंग चोरी नहीं किया है। तियान एनी के सिचुएशन को समझते हुए उसका सपोर्ट करता है। वो अपने रूममेट फियांसे को डांटते हुए कहता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ नहीं निकल आए हैं तुम्हारे। पहली बात कि तुम मेरी कोई फियांसे नहीं हो जो सबको बताते चलती हो, और दूसरी बात मेरे नाम लेकर के लोगों को बुली करना बंद करो। अब यहाँ पर एनी वो रिंग की जब ऑनर बन चुकी थी, खुद तियान ने उसे दिया था, तो सारे लोग सवाल कर रहे थे तियान और एनी का क्या रिलेशन है। अब अभी 8 दिन बाकी थे फौजी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में। अगर एनी अभी कुछ ड्रामा करती तो इस सर्विस उसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलने वाले थे। इसी वजह से वो यहाँ पर ये बहाना कर देती है कि असल में उसने उसे कभी उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से तियान ने यहाँ पर जो है उसे ये रिंग गिफ्ट में दिया था। अब तियान में उसे कहता है कि हाँ यही सच बात है, ये असली हेयरलूम नहीं है, ये उसका डुप्लीकेट कॉपी है और एनी ने मेरी जान बचाई थी, दैट्स वाई उसे ये रिंग पसंद था तो मैंने ये रिंग उसे दे दिया था। एनी सोच रही थी कि तियान तो सच में काफ़ी समझदार है भाई, वो तो उसके सिचुएशन को आराम से समझ गया। पार्टी वार्टी यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे अटेंड करते थे और जो भी लड़कियों ने एनी का काफ़ी इंसल्ट किया था तियान पलट के उन्हें जवाब देता है। उसका खुद का बॉयफ्रेंड एनी का सपोर्ट नहीं कर रहा था और तियान एक स्ट्रेंजर होकर के एनी का सपोर्ट करता है।
अगले सीन में एनी पार्टी के बाहर वो रिंग निकालने का कोशिश कर रही थी। ये रिंग क्यों नहीं निकल रहा है? तभी तियान वहाँ पर आता है। एनी वैसे तो उसे थैंक्स कहती है पार्टी में उसका हेल्प करने के लिए, बट वो उसे कहती है ये रिंग निकालने की कोशिश करो, ये रिंग मेरी मुसीबतें बढ़ा रही है। तियान उसे कहता है चाहता तो मैं भी वही हूँ कि ये रिंग तुम्हारे हाथ से निकल जाए, लेकिन वो होने नहीं वाली है। शायद अगर ये रिंग का जो रूमर है वो सच है तो शायद तुम मेरे डिस्टेंट पर्सन हो सकती हो। लेकिन एनी जानती थी कि वो एक स्टोरी में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तियान के बारे में उस स्टोरी में कुछ भी मेंशन नहीं था। एनी तियान को थोड़ा सा छेड़ते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हुए थे? तियान कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद को ओवर थिंक करना बंद करो। मुझे भी यहाँ इनविटेशन मिला था और ये मेरी फैमिली से रिलेटेड भी है, दैट्स वाई मैं बस यहीं पर टाइम पास करने के लिए आ गया था। उन दोनों को बात करते हुए फूजी देख रहा था। उनके बीच की क्लोजनेस उसे दिख रही थी। उसे लगने लगता है एनी का क्या रिलेशन हो सकता है तियान के साथ। वो जेलस फील कर रहा था। एनी वहाँ से जाने लगती है तो स्लिप करके ड्रेस की वजह से गिरने लगती है और तियान उसे संभाल लेता है। दोनों के बीच ये कुछ सेकंड्स का रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। वो लोग अपने मोमेंट में ही थे कि तभी फूजी वहाँ पर बीच में आ जाता है। अब वो दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। तियान यहाँ पर एक्सप्लेन करता है मिसअंडरस्टूड करने की ज़रूरत नहीं है, तियान का जो बस ड्रेस है वो उसके पैर के नीचे आ गया था। एनी भी यहाँ पर कहती है हाँ हाँ यही सच था। अब तियान और फूजी वहाँ से निकलते हैं। एनी सोचती है कि वो भी रोमांटिक होने के बारे में नहीं सोच सकती है, पैसा इंपॉर्टेंट है, उसे पैसे के बारे में सोचना चाहिए। पार्टी के बाद वो घर गई हुई थी और फूजी यहाँ पर एनी से बात करने के लिए आता है कि असल में उसका ध्यान से क्या रिलेशन है। एनी उसे क्लियर करती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने बस ध्यान की जान बचाई थी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फूजी यहाँ पर एनी कंसल्ट करता है कि तुम्हें तो सिर्फ वैसे भी पैसे चाहिए, कहीं तुम पैसे की वजह से ध्यान के साथ सो तो नहीं रही हो? ये लो पैसे और मेरे साथ भी एक रात बिताओ। एनी जब इन बातों को सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाती है। वो यहाँ पर सिर्फ अपने स्किल सेल करती है, ना कि खुद के बॉडी को वो सब्स्टिट्यूट होने की एक्टिंग करेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फौजी ने आज उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया और वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उन दोनों को लड़ते हुए देख करके लिली को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। फौजी का ये इंसल्ट एनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के वहाँ से जाने लगती है। फौजी उसे वार्न करता है कि अगर आज एनी इस घर से बाहर गई तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा और बदले में उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। 1 रुपया उसे नहीं मिलने वाला है। एनी उसे कहती है भाड़ में जाइए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अपने कैरेक्टर की नीलामी करके मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वैसे भी मैं तंग आ चुकी हूँ, फर्स्ट लव के आने के बाद भी तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो, सिर्फ परेशान करने के लिए। इन 10 दिनों के लिए तुमने मुझे रखा हुआ है। ये कह के वो घर छोड़ करके चली जाती है। फौजी एनी के पीछे जाना चाह रहा था क्योंकि रात में वो कहाँ जाएगी, लेकिन लिली बहाने से उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि शायद वो ड्रामा कर रही है तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। तुम्हारा पूरा अटेंशन मुझ पर है ना, इसी वजह से वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। इधर एनी बाहर निकलती है तब वो सोचती है ना तो उसके पास जाने के लिए घर है और ना ही 1 साल बर्बाद करने के बाद उसके पास पैसे। तो इस स्टोरी में अब क्या करेगी? तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। ये बात ध्यान तक भी पहुंचता है कि एनी को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो जल्दी जल्दी यहाँ पर एनी को देखने के लिए पहुंचता है। एनी को असल में उठवाने वाला कोई और नहीं, तियान के ग्रैंडफादर थे। उन्हें पता चला था कि उनका फैमिली हेirloom किसी लड़की के पास है और वो रिंग निकल भी नहीं रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि वो तियान की होने वाली वाइफ है। तियान एनी से तो उन्हें मिलवा नहीं रहा था, इसी वजह से वह खुद ही एनी से मिलने के लिए उसे उठवा लेते हैं। एनी को पता चलता है कि ये तियान के ग्रैंडफादर हैं, तब जाकर के वो थोड़ा सा नॉर्मल हो पाती है। तब तक तियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्रैंडफादर तियान पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वाइफ को से तो हूँ, मुझे मिलवा क्यों नहीं रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो तियान था वो ग्रैंडफादर को एक्सप्लेन कर रहा था कि ग्रैंडफादर मेरे और इसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पर एनी भी ग्रैंडफादर को यही समझाने का कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडफादर उस रिंग की सच्चाई उसे बताते हुए कहते हैं कि असल में इस रिंग के बारे में तुमने सुना ही होगा और जो कुछ भी रूमर है वो सच में सच है। तो अगर ये रिंग तुम्हारे हाथ से नहीं निकल रही है तो तियान तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हो सकता है। वो एनी को ऑफर करते हैं कि वो तियान के साथ कुछ वक्त क्यों नहीं बिताती है। आई नो कि वो दोनों स्ट्रेंजर हैं, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो तियान के साथ वक्त बिताएगी तो उसे तियान पसंद आ जाएगा।
ध्यान भी मना कर रहा था और एनी भी शुरुआत में मना कर रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि एक मिनट, वैसे भी उसके पास जाने के लिए कहीं घर नहीं है और ना ही उसे कोई पैसा मिलने वाला है, तो क्यों ना वो कुछ टाइम ध्यान के साथ टाइम बिताने का डिसाइड करे। और साथ ही में जैसे ही रिंग निकलेगा वो ध्यान से कुछ पैसे लेगी और लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए निकल जाएगी। तो वो यहाँ पर ग्रैंडफादर की बात मान जाती है। फौजी भी शौक हो जाता है कि ये लड़की कैसे ग्रैंडफादर की बात मान सकती है। एनी ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर, अभी मुझे किसी से अपने पैसे लेने हैं, तो मैं ना अपनी सैलरी के पैसे लेकर के आती हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कितनी सैलरी मिलने वाली है तुम्हारी? एनी कहती है 10 मिलियन। ग्रैंडफादर कहते हैं बस, मैं तुम्हें हर महीने 100 मिलियन देने वाला हूँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से ध्यान के साथ रहो। पैसे का नाम आते ही तो एनी की आंखें चमक जाती है। कहाँ उसे एक साल में 10 मिलियन मिलने वाला था और यहाँ पर उसे 100 मिलियन महीने के मिल रहे हैं। भला इतना अच्छा जॉब छोड़ करके कोई क्यों ही जाना चाहेगा। वो ग्रैंडफादर की बात तुरंत ही मान जाते हैं। ग्रैंडफादर का सेक्रेटरी कहता है कि चलिए आप रेस्ट करने चलिए, ध्यान और रैनी को कुछ वक्त अकेले छोड़ दीजिए, उन्हें बहुत सारी बातें भी तो करनी होंगी। ग्रैंडफादर के जाते ही ध्यान एनी से कहता है तुमने सिर्फ पैसे के लिए ये चीज़ हाँ कही ना। एनी उसे सच्चाई बताती है कि उसने फौजी से ब्रेकअप कर लिया। वो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। उसने सिर्फ लिली का सब्स्टिट्यूट प्ले करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ना कि खुद को सेल करने के लिए। दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ करके आ गया। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है और ना ही पैसे। इसी वजह से मैंने ग्रैंडफादर की बात मान ली और फिर ये रिंग भी तो निकालना है ना। फौजी उसकी सच्चाई सुन करके उस पर एक बार में भरोसा करता है और अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाता है। एनी सोचती है कि रिंग है या फेविक्विक से चिपक गया है, यार ये निकल क्यों नहीं रहा है। खैर अगली सुबह जब फौजी को पता चलता है कि पूरी रात एनी घर नहीं आई है, तभी एनी वहाँ पर आती है। फौजी को लगता है कि उसे सॉरी बोलने के लिए आई होगी। एनी कहती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट कल ही कैंसिल कर दिया, मैं तो सिर्फ अपना सामान पैक करने के लिए आई थी। एनी अपनी चीज़ों को पैक करके जब जा रही होती है तो फौजी उसे रोकने के लिए बेइज्जती पर उतर जाता है और कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा है, पूरे साल जो तुमने मेरे पैसे खर्च किए हैं वो तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे, मुझे लौटाने पड़ेंगे। एनी कहती है कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि मेरे जो भी खर्चे होंगे वो तुम उठाओगे। फौजी कहता है हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तुमने बीच में तोड़ा है, इसी वजह से वो पैसे तुम्हें वापस देने होंगे, तो ही तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है। एनी के जितने भी पैसे खर्च हुए थे पूरे एक साल में, वो उसे कहीं ज़्यादा फौजी के मुंह पे मारता है और कहता है कीप द चेंज। फौजी एनी से सवाल करने लगता है कि ध्यान से उसका क्या रिलेशन है। एनी उसे कहती है तुम हो कौन जो मैं तुम्हें इन बातों का जवाब दूँ। हाँ, मैंने कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया, तो दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना। ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। जिस घर में ध्यान और एनी रहने वाले थे, ग्रैंडफादर ने उनका अरेंजमेंट किया था, वो घर असल में बहुत ही ज़्यादा वाला खूबसूरत था, जिसे देख कर कहने सोचती है वाह ये कितना प्रिटी है। आगे बढ़ती है तभी ध्यान की मोम, जो कि मेंटली अनस्टेबल थी, यानी के पास आ जाती है। वो कहती है चले जाओ यहाँ से, ये रिंग एक कर्ज से तुम पागल हो जाओगी मेरी तरह। घर की मेड उसको घर लेके जाती है। अब एनी पूछती है लेडी कौन थी, ध्यान बताता है ये उसकी मोम थी। एनी के मन में बहुत से सवाल थे कि उसकी मोम ऐसे मेंटली अनस्टेबल क्यों है और रिंग एक कर्ज से वो ऐसा क्यों बोल रही थी। लेकिन ध्यान फिलहाल उन्हें बातें नहीं बताता है। वो उसे कहता है यहाँ रहोगी तो तुम खुद जान जाओगी। एनी भी उसकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखती और उसे एक्स्ट्रा सवाल नहीं करती है, लेकिन हाँ उसे जानना ज़रूर था। ध्यान एनी को घर के अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर भी आए हुए थे एनी से मिलने के लिए और एनी के लिए बहुत सारे वाले गिफ्ट लेकर के आए हुए थे। एनी को तो यहाँ पे प्री पेमेंट मिल रहा था 1 महीने का, इतने सारे गिफ्ट्स और इतने सारे पैसे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडफादर एनी को कहती है कि तुम यहाँ पर ध्यान के साथ रहो और तुम्हें बस उसके साथ कुछ वक्त बिताना है। वो जानते थे कि उनका पोता बहुत ही अच्छा इंसान है, तो एनी को आज नहीं तो कल उससे प्यार हो ही जाएगा। ग्रैंडफादर के साथ वहाँ पर ध्यान के सिस्टर इन लॉ भी आए हुए थे। वो लोग 3-4 भाई लोग थे और जो सिस्टर इन लॉ थी वो दूसरी नंबर वाली थी। वो यहाँ पर आती है और वो एनी को ड्रेसिंग सेंस देख के कहती है ऐसे तो ध्यान को इससे प्यार होने से रहा। वो एनी को कमरे में अंदर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो उसका ड्रेस वेस चेंज करवाने वाली थी। इधर ग्रैंडफादर भी ध्यान को समझाते हैं कि वो एनी का एक्स्ट्रा केयर करेगा। वो लड़की सच में काफ़ी स्पेशल है। एनी को तो ये लगता है शॉर्ट ड्रामा में जो सिस्टर इन लॉ डेविल होती है ये भी वैसी ही होगी। वो लेडी एनी से पूछती है
कि क्या वो ध्यान से प्यार करती है। एनी कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ अभी उससे 3 बार ही मिले हूँ, प्यार का तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे क्या आप इस रिंग के बारे में जानती हैं? सिस्टर इन लॉ बताती है कि असल में ये रिंग सच में उसी बेसिस पर काम करती है, और ये रिंग तभी निकलेगी जब तुम दोनों को एक दूसरे से असल में प्यार हो जाए। सुना तो मैंने यही है, अगर ये सच है तो फिर तो तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे तो ही जाकर के रिंग तुम्हारे हाथों से बाहर आ सकती है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सच में तुम्हें अच्छे तरीके से रेडी करती हूँ, जिस वजह से कि ध्यान तुम्हारे चेंज लुक को देखेगा तो वो तुम में ज़रूर ही इंटरेस्ट लेने लगेगा। यहाँ पर एनी सोचती है कि क्या सच में ये सिस्टर इन लॉ जो है वो अच्छी है। बाहर ध्यान एनी के आने का वेट कर रहा था। वो रेडी हो करके अपने लुक चेंज करके आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वाली प्रिटी लग रही थी। ध्यान तो उसे देखते रह जाता है। एनी पूछती है क्या हुआ, तुमने बताया नहीं मैं कैसे लग रही हूँ। ग्रैंडफादर उसकी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ध्यान तो एनी को देख करके मिसमराइज हो गया, वो इतनी प्रिटी सी लग रही है। एनी से कहती है मुझे पता था ये अच्छा तो लगेगा ही, मैंने जब खुद को देखा तो मैं भी शौक हो गई कि मैं भी इतनी प्रिटी लग सकती हूँ। वो अपने फ़ोटोज़ लेने लगती है, इतनी खूबसूरत वो लग रही थी। तभी वहाँ पर सिस्टर इन लॉ एक नेकलेस को ढूंढने लगती है। एनी को लगता है उस पर ब्लेम लगने वाला है तो वो कहने लगती है आप लोग चेक कर सकते हो वो नेकलेस मेरे पास नहीं है। सिस्टर इन लॉ यहाँ पर पास रखा हुआ नेकलेस लेकर के एनी को पहना देती है और कहती है यही तो मैं ढूंढ रही थी। एनी सोचती है शायद मैं सिस्टर इन लॉ को गलत समझ रही हूँ, वो अच्छी है। एनी का बिहेवियर देख करके ध्यान समझ जाता है कि इन दिनों जो वो फौजी के साथ रही है वो पूरे साल सिर्फ खुद को प्रूफ ही करते रही है। इसी वजह से यहाँ पर एनी छोटी सी बात पर भी इतनी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाती है। खैर यहाँ पर ध्यान को एनी के साथ कहीं बाहर जाना था। ग्रैंडफादर से साथ रहने के लिए कह रहे थे। एनी उनकी बात मान जाती है। वो दोनों वहाँ से साथ में बाहर निकलते हैं। बाहर डेट वेट पर जाते हैं तभी वहाँ पर एक नया शॉप ओपन हुआ था ज्वेलरी का, जहाँ पर कि कपल कंपटीशन चल रहा था। वैसे तो एनी उसमें जाना चाह रही थी लेकिन वो ध्यान को ये बात कहती नहीं और ध्यान बिना बोले ही समझ जाता है। वो एनी को उस कंपटीशन में लेकर के जाता है खेलने के लिए। एनी सोच रही होती है कि ध्यान सच में इतना अंडरस्टैंडिंग है या फिर वो मुझे ही गलत समझेगा कि मैं यहाँ पर कोई और मोटिव के साथ उसके पास आए हुए हूँ। वो लोग साथ में अंदर कपल वाले जो भी गेम्स थे वो खेलने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस फियोंसे को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर से कंप्लेन कर रही थी एनी के बारे में। अब वो जो ग्रैंडफादर थे उसकी बात मान जाते और कह रहे ठीक है वो एनी को सबक सिखाएगी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ध्यान और उनकी पोती की ही शादी हो। वहीं दूसरी तरफ शॉप में अंदर ध्यान और एनी अपना दोनों क्ले से कुछ कुछ चीज़ें बना रहे थे। एनी को तो बनाने नहीं आ रहा था, ध्यान उसका हेल्प कर रहा था। वो दोनों इस हेल्प के चक्कर में काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच कुछ छोटे से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। एनी की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वो खुद को ध्यान को देख कर के इम्प्रेस होने से रोक ही नहीं पा रही थी। ध्यान का तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले एनी को ही कहीं ध्यान से सच में प्यार ना हो जाए। वो सोचती है चाहे जो भी हो जाए बंदा हैंडसम है, ये तो बात है। जो वहाँ की हेल्पर थी वो उन दोनों के कपल पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। साथ ही में कोई और इंसान था जो स्पेशली यहाँ पर एनी के जूम इन करके पिक्चर्स ले रहा था। शायद वही उसके फियोंसे की तरफ से भेजे गए बंदे थे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पर जो कुछ गुंडे थे वो लोग एनी को जान से मारने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ध्यान को जब ये पता चलता है कि वो लोग एनी के पीछे आए हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्या मैटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनी तो एक ऑर्फन है और उसका किसी से दुश्मनी क्या ही हो सकता है कि लोग उसका सीधे जाने लेने के बारे में सोचे। ध्यान यहाँ पर उन गुंडों से लड़ तो रहा था लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा थे और ऊपर से वो इंजर्ड भी था। यहाँ पर एनी दिमाग लगाती है। एनी के पास जो नेकलेस था उन्हें देते हुए कहती है ये करीब 8-10 मिलियन का तो होगा, इसे लेकर के या तो तुम लोग अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हो ये घटिया काम छोड़ करके, या तो फिर मुझे मार दो और तुम्हें जो वो थोड़े से पैसे मिलने वाले हैं वो लेने के बाद भी तुम क्रिमिनल ही रहोगे। अब असल में ये लोग एनी के ही होम टाउन के थे तो उन्हें ज़िंदगी नई शुरू करने का मौका मिल रहा था, तो वो लोग ये एनी का नेकलेस ले करके उसे थैंक्स बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एनी ध्यान का फिक्र कर रही थी कहीं उसके चोट में ज़्यादा दर्द तो नहीं है। वो कहता है नहीं सब ठीक है। फिर एनी को अपने नेकलेस का पड़ा था, हाय मेरा नेकलेस चला गया। ध्यान घर पर जाता है। वो एनी के लिए एक नया नेकलेस खरीद करके अपने सेक्रेटरी को उसे गिफ्ट करने के लिए बोलता है। इधर एनी अपने कमरे में थी। वो सोच रही थी कि कब ये कहानी ख़त्म होगी। तभी वहाँ पर ध्यान का सेक्रेटरी एनी को उसकी तरफ से ये प्रिटी सा नेकलेस देने के लिए आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाला खूबसूरत था।
एनी तियान को थैंक्स बोलने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वो अभी अभी फ्रेशन अप होकर के बाहर आया था, जिसे देख करके एनी मस्त उसकी बॉडी को ताड़ने लगती है। तियान बेचारा एम्बेरस होकर के कहता है कि तुम तो सच में एक परवर्ट भी निकली, मुझे तो अब तक सिर्फ गोल्ड डिगर ही लगती थी। एनी कहती क्या कह रहे हो यार, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम अभी अभी फ्रेशन अप होकर के आए हुए हो। तियान कहता है बोलो क्या कर रही हो मेरे कमरे में। एनी कहती है मैं तो ये नेकलेस के लिए थैंक्स बोलने के लिए आई थी, तुमने सच में मुझे ये काफ़ी प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट किया है। वो बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी इस नेकलेस को देख करके। तियान बस उससे कैजुअली पूछता है कि क्या मैं ये नेकलेस तुम्हें पहना दूँ। एनी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तियान कहता यार मैंने तो सिर्फ कैजुअली पूछा था। एनी कहती है तो मैंने कौन सा उल्टा जवाब दिया, अब सच में मैं खुद से पहन नहीं पाऊंगी तो तुम पहना ही दो ना। तियान एनी के पास आता है वो नेकलेस पहनाने के लिए। वापस से दोनों के बीच थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और वही एनी जब ऑकवर्ड फील करके वहाँ से निकल रही थी तो वापस से स्लिप करके वो दोनों नीचे गिरते हैं, जहाँ पर वापस से उन दोनों के बीच ये एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। अब एनी यहाँ पे नोटिस कर पाती है कि तियान के साथ इस किस की वजह से वो अपने रिंग को थोड़ा लूज फील कर पा रही है। वो ऑकवर्ड फील करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उनके बीच लव रोमांस की स्टार्टिंग तो हुई थी लेकिन कोई इस बात को जान नहीं पाता है। एनी को फूजी का कॉल आता है। एनी उसे कहती है तुम अब मेरे फॉर्मर बॉस बन चुके हो तो मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे तुम्हारे और लिली से कोई मतलब नहीं, तुम उसे अपने घर में रखो, अपने बेडरूम में रखो, अपने बेड पर रखो, आई डोंट केयर। ये कह के वो कॉल कट करती है और फूजी को ब्लॉक कर देती है। अगले दिन तियान की चोट के लिए वो काफ़ी हेल्दी सा सूप बनाती है। उसके सिस्टर इन लॉ एनी की बढ़ाई कर रही थी कि उसने बहुत ही अच्छा किया है। अब एनी यहाँ पर तियान के आने का वेट कर रही थी। तभी जो फौजी था वो एनी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। एनी कहती कतई बेशरम इंसान हो यार, तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है भाई, मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ के जी रही हूँ। फौजी ऐसे कहता है तियान तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, इस बात को तुम समझ जाओ। एनी उसे कहती है और तुमने क्या किया था, 4 साल हमने डेट किया था ना, 4 साल बाद तुम मुझे 1 साल का फेक गर्लफ्रेंड बनने का कॉन्ट्रैक्ट देते हो। लाइक लिटरली जो तुमने किया वो सही है, तुमसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर तियान है। फौजी एनी का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा था, तभी तियान का जो स्टेप ब्रदर था वो एनी का हेल्प करता है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। एनी को नहीं पता था कि ये तियान का स्टेप ब्रदर है। तियान यहाँ पर आता है, वो एनी को अपने स्टेप ब्रदर के साथ देखता है। एनी तियान के लिए जो सूप बनाई थी वो उसे देने के लिए जाती है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता है कि सच में ये एनी ने बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके सिस्टर इन लॉ यहाँ पर ये कहती है कि हाँ सच में यहाँ पर उसी ने ये बनाया। तब जाकर उसे ट्रस्ट होता है, वो सूप पी रहा था। सिस्टर इन लॉ एनी को वहाँ से लेके जाती है, दोनों भाई आपस में बात करते हैं। तियान अपने भाई को एनी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मुझे तुम्हारी चीज़ें छीनने में कितना मज़ा आता है, तो एनी ज़्यादा दिनों के लिए तुम्हारे पास तो नहीं रहने वाली है। तियान को एनी की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो उसे हार्ट ना करे। इधर सिस्टर इन लॉ एनी को बताती है कि वो लड़का तियान का स्टेप ब्रदर है, तो वो उससे थोड़ा दूर ही रहे, उन दोनों के बीच बनती नहीं है। एनी ने वैसे तो तियान का एक्सप्रेशन देख करके ये पहले ही गेस कर लिया था। उसकी मॉम बताती है कि असल में तियान के डैड ने अपनी वाइफ को धोखा दिया था, वो घर के मेड के साथ ही इंटीमेट हुए थे, जिसका नतीजा कि यहाँ पर उसका सौतेला भाई है। तुमने तो तियान की मॉम को देखा ही होगा, उसके बाद से वो मेंटली अनस्टेबल हो गए और उन्होंने ही अपने हस्बैंड को जान से मार डाला था। अब एनी ये सारी बातें सुन करके थोड़ी शौक हो जाती है, लेकिन उन्हें भरोसा था कि कहानी कुछ और ही है। उसने इस कहानी को पढ़ा था, हालांकि ऑन द सरफेस स्टोरी ऐसी ही लगती है, लेकिन रियल बात क्या है वो तो कहानी के अंदर ही जाने पर पता चलता है। अब यहाँ पर उसे तियान की मॉम की असली सच्चाई जानना था। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता था, लेकिन एनी बिना किसी को कुछ बताए ही वो जानना चाह रही थी। तो अगले दिन जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत वापस से ख़राब हो रही है, तो वह घर की मेड का ड्रेस पहन करके उसकी मॉम से मिलने जाने का डिसाइड करती है। इधर हम लोग तियान के भाई को देखते हैं, जो कि फेक डॉक्टर बन करके तियान की मॉम से मिलने के लिए जाता है और कहता है तियान शादी करने वाला है, वो लड़की के हाथ में वही तुम्हारा वाला रिंग है जो अब तक तुम्हारे हाथ से निकल ही नहीं पाया। देखो तुम भी पागल हो गई हो, क्या तुम चाहोगी कि वो लड़की भी तुम्हारी तरह पागल हो जाए? अगर नहीं तो जाकर के उस लड़की को रोको। अब इस वजह से उसकी मॉम को वापस से दौरे पड़ने लगते हैं। एनी जब और लोगों के साथ वहाँ पहुँचती है तो उसे ये डॉक्टर थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। वो अंदर उसकी मॉम को देखने के लिए जाती है, जैसे तैसे करके उसकी मॉम को संभालती है, जिसके चक्कर में वो थोड़ा सा इंजार्ड हो जाती है। तब तियान भी
वहाँ पर पहुँचा था। जब वो ये चीज़ देखता है तो वो अपनी मॉम को काम डाउन करता है। वो कहता है वो आ गया है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब उसकी माँ यहाँ पर थोड़ा सा शांत होती है तब वो ये देखने के लिए जाता है कि कौन मेड है जो कि उसके मॉम को काम डाउन कर रही थी। तो वो सामने यहाँ पर एनी को पाता है। अब उसके मन में भी बहुत से सवाल थे कि एनी यहाँ पर क्या कर रही है। नोटिस करता है कि एनी के हाथ में यहाँ पर चोट वोट लगा हुआ है। तो वो यहाँ पर उसे फर्स्ट एड करने के लिए बोलता है। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और उसकी मोम का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें काम डाउन करने के लिए दवा वगैरह देते हैं, जिस वजह से कि वो उसके पास सो पाती हैं। फर्स्ट एड करने के बाद एनी बाहर बैठी हुई थी, तभी ध्यान उससे बात करने के लिए आता है। वह एनी से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही थी। एनी उसे सच्चाई बताती है कि वो चाहती है ध्यान और उसकी मॉम के बीच में चाहे जो भी दूरियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। जब उसे पता चला कि उसकी मॉम को अटैक्स आ रहे हैं तो वो उससे मिलने के लिए गई थी। ध्यान ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एनी उसे ओवर एक्सप्लेन करने लगती है कि वो कुछ भी गलत नहीं करना चाह रही थी। मैं सच में कसम खाती हूँ। ध्यान कहता हर बात पर कसम क्यों खाने लगती हो यार, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। एनी कहती नहीं, आदत हो गया है। जो मेरा पास था उसमें कभी भी सामने वाला इंसान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था। ध्यान तो ये बात अच्छे तरीके से जानता था। एनी के पूछने पर वो अपनी मॉम की कहानी बताने लगता है। मेरे डैड ने जब धोखा दिया मेरी मॉम को तो वो इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो वहाँ से जा रही थी लेकिन उसके डैड उसे रोकने का कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में उसकी मॉम का नाइफ उसके डैड को लग जाता है। मेरे सामने ही था यहाँ पर और इस तरीके से मैं इन चीज़ों को देख रहा था। मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। एनी यहाँ पर ध्यान को काम डाउन करते हुए कहती है कि वह सब कुछ सच पता लगा लेगी। ध्यान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। अगले दिन एनी ध्यान के मॉम से मिलने के लिए जाती है। नॉर्मली उससे बात करती है और उनसे अच्छे से बिहेव करती है, जिस वजह से दोनों के बीच जल्दी ही काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ध्यान भी ये चीज़ों को नोटिस कर रहा था कि जो एनी है वो ध्यान के मॉम के साथ वक्त बिता रही है तो उनका बिहेवियर पहले से काफ़ी नॉर्मल होते जा रहा है। इतना ही नहीं, जो एनी खाना बना रही है वो तो काफ़ी चाव से ध्यान की मॉम खा रही है, जो कि वह नॉर्मली पहले नहीं खाना वाना खाया करती थी। इस वजह से वो और भी बीमार होते रहती थी। ये सब कुछ देख करके वो कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहा था। एनी उसकी मॉम का ख्याल करते करते वहीं सो जाती है। ध्यान वहाँ पर आता है। वो एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा था, तभी बुरा सपना देखते हुए ध्यान की मॉम की नींद खुलती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। ध्यान उन्हें काम डाउन करता है और पूछता है क्या हुआ मॉम, आप मुझे बताओ क्यों परेशान हो। तब उसकी मॉम बताना स्टार्ट करती है कि असल में जब शुरू शुरू में वो ध्यान के डैड को डेट कर रही थी तभी ये रिंग वाली बात उसके डैड ने भी उसे बताई थी। उन्होंने ये रिंग दिया था और उसकी माँ ने ये रिंग पहन लिया था और वह रिंग सच में नहीं निकल रही थी। तो वो खुश थी कि शायद वो सच में उससे प्यार करता है और वो उसकी वाइफ बनने वाली है। अनटिल शादी के कुछ साल बाद उसे पता चलता है कि वो रिंग तो नकली है। असल में ध्यान के डैड ने उसे वो असली रिंग कभी दिया ही नहीं था और उन्होंने ये फेक रिंग दे दिया था, जिस रिंग की वजह से उन्हें ऐसा कुछ सेट किया था उसने कि असल में वो रिंग उसके हाथों से नहीं निकल सकता था। अब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर वो हॉट हो चुकी थी, वो वहाँ से जाना चाह रही थी। ऊपर से उसके हस्बैंड के धोखे के बारे में भी पता चल गया था, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीज़ें थी वो उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने तो सिर्फ उसकी फैमिली के प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी किया था। प्यार व्यार तो वो उससे किसी भी हालत में करता नहीं था। जब ये बात उसकी माँ को पता चला तो वहाँ से जाना चाह रही थी। उनके बीच यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हुए थे उस चक्कर में उन्हें वो नाइफ लग जाता है। ध्यान अपनी माँ से असलियत जान करके काफ़ी रिलैक्स फील करता है। कभी उन्हें ये असलियत उसकी माँ बता ही नहीं पाई थी। इधर हम लोग देखते हैं कि फूजी को जो ध्यान का भाई था वो कॉल करता है और मिलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ एनी सोच रही थी कि सच में यहाँ पर ये जो है वो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है तो उसे तो ध्यान को खुद से प्यार कराना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो जैसे रिंग खोलने का कोशिश करती है रिंग निकल जाता है। सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आती है देखने के लिए, वो चौंक जाती है। एनी को कहती है इसका मतलब कि ध्यान को उससे प्यार हो चुका है, इसी वजह से ये रिंग यहाँ पर निकला है। लेकिन एनी को इस बात का भरोसा नहीं होता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ये सच है तो ध्यान ने अब तक उसे कन्फेस क्यों नहीं किया है। उसके मन में बहुत से सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ फौजी जो है वो ध्यान के भाई से मिलता है। दोनों यहाँ पर साथ मिल कर के काम कर रहे थे। फौजी को एनी चाहिए थी और जो ध्यान का भाई था वो भी एनी को ध्यान के लाइफ से निकालना चाह रहा था। दैट्स वाई वो दोनों यहाँ पर काम करते हैं। वैसे ही सेम फेक रिंग वो
एनी को देने के लिए फूजी को कहता है ताकि वह उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। एनी सोच रही होती है अगर ध्यान सच में उसे प्यार करता है तो अब तक तो उसे कन्फेस करना चाहिए था। तभी उसे फूजी का कॉल आता है। वो बस उससे एक बार मिलना चाह रहा था। उससे माफ़ी मांगने के बहाने एनी मना करती है तो उसकी फैमिली को लेके उसे धमकी देता है। एनी को जाना पड़ता है। ध्यान उसे जाते हुए देखता है तो उसे फॉलो करता है कि वो कहाँ जा रही है। तभी वो देखता है कि वो फूजी के साथ बैठी है। वो चुप कर उनकी बातों को सुन रहा था और वो एनी को मिसअंडरस्टूड कर लेता है। आधी बात सुन के वहाँ से चले जाता है। ध्यान के जाने के बाद एनी फूजी को क्लियर करती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती है। उसे ध्यान से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही है। जो कुछ भी उसके और फूजी के बीच था वो बस एक जॉब ही था और कुछ नहीं। आफ्टर दैट एनी वहाँ रखा कॉफ़ी पीती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। असल में ये सब कुछ फौजी का प्लान था। उसने इसीलिए तो एनी को यहाँ पर बुलाया हुआ था। जैसे ही एनी यहाँ पर बेहोश होती है तो वो उसका रिंग निकाल लेता है और एनी के हाथ में वही फेक रिंग डाल देता है। वैसा ही रिंग, वैसे ही टेक्निक वाला जो कि एनी कभी भी चाहे तो उसे रिंग निकाल ही ना पाए। अब जब ये रिंग एनी नहीं निकाल पाई तो उसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगा कि ध्यान उससे प्यार नहीं करता है और वो ध्यान को छोड़ के चली जाएगी। जब एनी को होश आता है तो सामने देखती है कि फूजी यहाँ पर बैठा हुआ है। वो कहता है तुम बेहोश थी तो मैं वापस आके तुम्हारा केयर कर रहा था। एनी को नहीं डाउट होता है क्योंकि वो फूजी के जाने के बाद बेहोश हुई थी। उसका ऐसे पर्स वर्स भी चोरी हो गया था। एनी नोटिस करती है कि वो ये रिंग नहीं निकाल पा रही है। फूजी उसे कहता है वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि ध्यान तुमसे प्यार नहीं करता है, इसी वजह से देखो ये रिंग तुम नहीं निकाल पा रही हो। एनी को भी यही लगने लगता है। वो चुपचाप घर जाती है जहाँ ध्यान सैडली घर पहुँचता है। ग्रैंडफादर को तो नहीं पता था उन दोनों के बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी एनी यहाँ पर आती है। ग्रैंडफादर उससे बात करना चाह रहे थे। वो कहती है मैं पहले सबके लिए खाना बना लेती हूँ। अब एनी चुपचाप खाना बनाने के लिए चली जाती है क्योंकि उसका भी मूड ऑफ था ये सोच करके कि ध्यान उससे प्यार ही नहीं करता था। उसके सिस्टर इन लॉ दोनों से बात करने के लिए जाती है। वो बताती है कि असल में एनी उससे प्यार करती है और ध्यान भी उससे प्यार करता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं है। जब सिस्टर इन लॉ दोनों को सेम बात बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों वक्त गंवाए बिना एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं। एनी यहाँ पर ध्यान को कन्फेस करती है मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मुझे इस रिंग के बारे में भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना जानती हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। इस रिंग का मैटर मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हाँ मैं तुमसे अब सच में प्यार करने लगी हूँ। ध्यान आगे बढ़ के एनी को किस करते हुए कहता है मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, ये प्यार वाली फीलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता था, इसी वजह से मैं तुम्हें कन्फेस नहीं कर रहा था कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा था बट अब फाइनली मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन फिर भी ये रिंग नहीं निकल रहा था, ये बात सच्चाई थी। तो अब वो लोग ये सोचते हैं कि इस रिंग के बारे में हम लोग ग्रैंडफादर से पूछते हैं। ग्रैंडफादर उस रिंग को चेक करते ही बता देते हैं कि ये रिंग उनकी फैमिली हेirloom नहीं है बल्कि ये फेक है। अब उसका ये सवाल था कि असल में ये रिंग चेंज कैसे हुआ। तब उसे ध्यान आता है कि असल में हुआ कुछ यूँ था कि जब वो यहाँ पर बेहोश हुई थी तब जा कर के इस तरीके से किसी ने उसके रिंग को चेंज कर दिया होगा। अब उसके लिए मुश्किलें तो यहाँ पर बढ़ ही रही थी। वो वापस से इस रिंग को एनी हाउ लेना चाहती थी। इसी वजह से चाहे जो भी हो जाए उसे वो असली रिंग चाहिए था। अब वो लोग ये असली रिंग लेंगे कैसे। साथ ही में उसे ध्यान की मॉम के बारे में भी तो सच्चाई पता करना था। दैट्स वाई वो खुद से ही इन चीज़ों को सेटल डाउन करने का डिसाइड करती है। वो लोग उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी मॉम पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसे पता चलता है कि एनी जो इन दिनों उन्हें खाना खिला रही है उस वजह से उसकी मॉम पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है। इधर उसके भाई को पता चलता है कि अब उनकी फैमिली को सब कुछ पता चल चुका है। तो वो लोग अब यहाँ पर समझ जाते हैं कि अब उन्हें लास्ट चाल तो चलना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब ध्यान को सब कुछ सच पता चल जाता है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो चेक करता है, उसका भाई वहाँ उससे मिलने के लिए जाता है। वो कहता है वो तुम्हारे डैड थे, तुम्हें अपने डैड को कैसे मरवाया, क्यों मरवाया। असल में जब ध्यान की मॉम अपने हस्बैंड से लड़ रही थी उस समय उसका भाई भी वहाँ खड़ा था क्योंकि तभी उन्हें पता चला था उसकी चीटिंग के बारे में। उसका भाई ही उसकी मॉम को धक्का दे देता है जिस वजह से जो नाइफ था वो ध्यान के डैड को लग जाता है और उनकी जान चली जाती है। वो कहता है कि मैं हमेशा ही एक मिस्ट्रेस का बेटा कहलाता, तुम्हारा डैड कभी भी मेरी मॉम से शादी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से मैंने उसे रास्ते से ही हटा दिया।
ध्यान कहता है वो तो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते थे, तभी तो उन्होंने अपने घर तुम्हें लेकर के आया था। अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ जो हुआ, वो तो अपने डैड को भी खो चुका है। उसकी मॉम को भी ध्यान का भाई ही ऐसा दवा दे रहा था जिस वजह से कि वो हेलुसिनेट कर रही थी, और इस रिंग को ही वो जिम्मेदार समझ रही थी। जो कुछ भी उसने किया, इस वजह से वो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है और उसे पूरी लाइफ के लिए यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। और तियान और रैनी को ये सबूत इस तरीके से मिल पाया था कि असल में ज़रूर ही उसके भाई ने कमरे में कहीं तो हिडन कैमरा लगाया होगा, क्योंकि वो पूरे तरीके से ऐसे तो छोड़ नहीं सकता था। उसे उसकी मोम पर नज़र जो रखना था, वो हिडन कैमरा में उसके सारे सबूत रिकॉर्डेड थे। इसी वजह से तियान और रैनी को उसके भाई के खिलाफ सबूत मिल पाते हैं, जिस वजह से कि वो लोग उसे जेल भेज पाते हैं। सारे विलन्स ख़त्म हो चुके थे, कहानी की एंडिंग आ रही थी। तियान रैनी को प्रपोज करता है, ये कहते हुए कि मैं पहली बार किसी को प्रपोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, बट हाँ मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है। एनी फौजी को शादी के लिए हाँ कह देती है, और जैसे ही वो उसे शादी के लिए हाँ कहती है, वो रियल वर्ल्ड में वो हार जाती है। उसी ऑफिस में जहाँ वो बेहोश हुई थी, वो सोचती है बैक टू रियल लाइफ, क्या मस्त ज़िंदगी चल रही थी नॉवल में यार। अभी अभी तो इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग मैंने अरेंज किया था, लेकिन तभी एनी का नजर जाता है, एक मिनट, ये रिंग मेरे हाथ में, ये रिंग भी मेरे साथ रियल वर्ल्ड में आया है। इट मीन्स कि तियान भी मेरे साथ साथ रियल वर्ल्ड में आया होगा। तियान को ढूंढने लगती है, तभी उन्हें पता चलता है उनका जो न्यू बॉस है वो असल में कोई और नहीं तियान ही है। वो ये बात देख के बहुत खुश हो जाती है, दौड़ के उसे जाके हक कर लेती है। यहाँ पर तियान उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हर दुनिया में आऊँगा तुम्हें ढूंढते हुए, तो देखो मैं यहाँ पर आ गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।